प्रणाम, हार्दिक नमस्कार, जय हिंद। मैं हवलदार कुशाल सिंह। आज मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा जम्मू कश्मीर मिलिशिया और असम राइफल के इतिहास की चर्चा करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं असम राइफल के बारे में, सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग जम्मू कश्मीर मिलिशिया के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे। तो मैं आज जम्मू कश्मीर मिलिशिया और असम राइफल, जो कि दोनों सेनाओं की कहानी एक है, दोनों का इतिहास एक है। असम राइफल को जिस परिप्रेक्ष्य में खड़ा किया गया था, उसी तरह से जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जिसका पुराना नाम जम्मू कश्मीर मिलिशिया था, उसको भी खड़ा किया गया था। तो फिर 1947 में जम्मू कश्मीर मिलिशिया को खड़ा किया गया था और असम राइफल को 1835 में। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और 1947 में मिलिशिया को जब खड़ा किया गया और 1972 में ये लाइट इन्फेंट्री, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में इसको जो रक्षा मंत्रालय के अंदर जो इन्फेंट्री बटालियन है, जैसे उसकी तरह इसको बना दिया गया। तो फिर क्यों असम राइफल इतने सालों से, जबकि इसके पास कोई ज़्यादा इसका गैलेंट्री इतिहास नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं असम राइफल के का एक अव्वल नंबर का जो गैलेंट्री इतिहास है, वीरता इतिहास है जैसे, और इसका संघर्ष का इतिहास है, इसका त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान का इतिहास है। फिर असम राइफल क्यों आज तक अंधकार में असम राइफल के लोग अपने जायज़ हकों से वंचित आस लगाए बैठे हुए हैं, तो ये क्या कारण है? तो इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ईश्वर के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। इसी तरह असम राइफल की तरह ही थी ये। 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी जब आक्रमण हुआ था, हालांकि आप सभी लोग जानते हैं 1947 से पहले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब एक हिंदुस्तान हुआ करता था, एक भारत हुआ करता था। लेकिन जब 1947 में जब पाकिस्तान, जब भारत आज़ाद हुआ, तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ही भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान, अंग्रेज़ ही भारत के पाकिस्तान को अलग करके और पाकिस्तान बना दिया गया। तो 1900 यूँ ही ये पाकिस्तान को अलग बनाया गया और भारत से इसको अलग किया गया, तो पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है कुछ आक्रमण होने लगे। तो वहाँ के जो उस समय की जो सरकार थी, तो उन्होंने जो है एक स्थानीय लोगों की एक फ़ौज बनाई, स्थानीय लोगों की एक फ़ौज बनाई, जिसका नाम रखा गया जम्मू कश्मीर मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब ही हिंदी में होता है, मिलिशिया अंग्रेजी का शब्द है, नागरिक सेना जिसको कहते हैं, मिलिशिया को कहते हैं नागरिक सेना।
तो मिलिशिया को खड़ा किया गया। तो मिलिशिया भारतीय गृह मंत्रालय के अंदर एक अर्धसैनिक बल था, जैसे असम राइफल है, और नियंत्रण रेखा पे संचालित था ये। तो जब 1962 में भारत चीन युद्ध 1900 हुआ, उसके बाद 1963 में जम्मू कश्मीर मिलिशिया की 7वीं और 14वीं बटालियन को लद्दाख स्काउट बनाने के लिए अलग कर दिया गया। उसी में से लद्दाख स्काउट बना दिया गया मिलिशिया से ही। और मिलिशिया ने फिर इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुछ महान जो है विशेषताओं के साथ संचालित किया, जैसे असम राइफल ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध, सभी युद्धों में भाग लेकर के, अधिकतर युद्धों में भाग लेकर के लगभग 184 सिर्फ चक्र, जिसमें वीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र शामिल हैं। 184 चक्र असम राइफल के पास हैं गिनती में। हालांकि परमवीर चक्र असम राइफल के पास नहीं है, लेकिन वीर चक्र और शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब मिला करके असम राइफल के पास भारत की जो अग्रणी सेनाओं में जिनके पास ज़्यादा चक्र हैं, वीरता चक्र हैं, उनमें इसका भी एक अपना स्थान है। हालांकि यह टॉप में नहीं है क्योंकि इसके पास परमवीर चक्र नहीं है, लेकिन टोटल गिनती में शायद इससे ज़्यादा चक्र किसी के पास होंगे। मैंने ऐसा न पढ़ा है न देखा है। तो 184 चक्र, लगभग 184 तो मैंने बहुत पहले देखा था, अभी उसके बाद भी कई शौर्य चक्र आए हैं। तो अब लगभग ये 200 चक्र के आसपास सिर्फ, इसके अलावा लगभग 6000 से ऊपर इसके पास वीरता चक्र है। और लगातार विकट और विषम परिस्थितियों में देश की सेवा, रक्षा सेवा करने का इसका इतिहास है। अपने त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान, चाहे आतंकवाद क्षेत्र हो, चाहे कठिन से कठिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में हो, अपने जहाँ भी डिटेल रहती है, असम राइफल अपने एक त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान, एक अनुशासन, अव्वल नंबर के अनुशासन के साथ देश की सेवा करती है, देश की रक्षा सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो 1963 में जम्मू कश्मीर मिलिशिया की 7वीं और 14वीं बटालियन को लद्दाख स्काउट बना दिया गया। मिलिशिया ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खुद को जो है इसने कुछ अच्छे काम किए, तो बल के जवानों ने दृढ़ता से उसे महसूस किया और एक नियमित सेना इकाई की गरिमा और विशेषाधिकार चाहते हैं, जैसे असम राइफल चाहती है कि लोगों का जायज़ हक भी है ये लोग कि हमें जो है MOD आर्मी के अंदर हमको लिया जाए, रक्षा मंत्रालय के अंदर हमको लिया जाए। और इतने वर्षों से हम घर से लगातार दूर, विषम और विपरीत परिस्थितियों में आर्मी ऑपरेशनल कमांड में देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। और हमारा लगातार विकट और विषम परिस्थितियों के कारण हमारा 80 से 90% आदमी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वॉलंटरी रिटायरमेंट आने को मजबूर हो रहा है। तो ये था विशेष रूप से हाल के युद्धों में उनके जो मिलिशिया के प्रदर्शन और बलिदान को ध्यान में रखते हुए, इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर मिलिशिया के तत्कालीन प्रमुख गढ़वाल राइफल के ही ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पंवार, क्या नाम था उनका, ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पंवार, जो कि भारतीय सेना से गृह मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पद पर थे। और उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया, देखो गृह मंत्रालय को दिया हो
प्रपोजल बना करके गृह मंत्रालय को दिया, क्योंकि असम राइफल की तरह लोगों की डिमांड थी कि जब हम आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं तो हमें जो है एमओडी आर्मी की तरह हमको, भले ही उन्होंने कहा कि जो पैसा जो संवैधानिक होगा, जो जायज़ होगा, मानदेय वो मिलेगा, वो देगी सरकार, लेकिन हम जब देश की रक्षा सुरक्षा एमओडी आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर कर रहे हैं और हमारा जो है एक अच्छा अव्वल नंबर का जो सेवा, त्याग, परिश्रम, सेवा, शौर्य, बलिदान का एक अव्वल इतिहास भी है, एक अच्छा हमारा रिकॉर्ड भी है कि हमारा जो गैलेंट्री रिकॉर्ड है, जो हमने काम किया है उसका रिकॉर्ड है, जो मेहनत करी है उसका हमारे पास रिकॉर्ड है। तो इन ये प्रयास उनके रंग लाए और 1972 में जम्मू कश्मीर मिलिशिया को रक्षा मंत्रालय के तहत जम्मू कश्मीर मिलिशिया के रूप में एक पूर्ण सेना रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया। देखो, अब असम राइफल 1835 से लटकी हुई जो है अधर में धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का की तरह, लेकिन 1947 में जिसका जो रेज वही हुई थी और वहाँ पर भी दोहरी कमांड थी, उनके भी काडर असम राइफल की तरह ही काडर अफसर होते थे और असम राइफल की तरह उनका भी व्यवस्था था। असम राइफल की तरह सभी ट्रेड थे उनके अंदर भी, जीडी था, सिग्नल था, नर्सिंग असिस्टेंट था, क्लर्क था, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, अन्य ट्रेड, धोबी, नाई, बार्बर, स्वीपर, सभी उनके भी ट्रेड थे, उनके भी सफाई वाला। तो फिर इतनी जल्दी उनको कैसे आर्मी की फैसिलिटी, तो ये था नेतृत्व। इसका क्या था? नेतृत्व का ये जो चमत्कार था, नेतृत्व जो उनकी जो सोसाइटी थी, उनकी जो एसोसिएशन थी, तो उनको जैसे अभी आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को ले लीजिए, उनका 2-3 साल में केस करने के बाद ही उनको एमओडी आर्मी की तरह सुविधा बेनिफिट मिलने लगते हैं। तो ये नेतृत्व जो उनकी एसोसिएशन थी, सोसाइटी थी, और जो उनका जो रक्षा मंत्रालय के और गृह मंत्रालय के साथ उनका जो तालमेल था, तो इसका असर। तो ब्रिगेडियर पवार जो थे रेजिमेंट के पहले कर्नल बने 1976 में, रेजिमेंट का नाम बदलकर फिर जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रख दिया गया। देखो, जम्मू कश्मीर मिलिशिया से उसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। तो आज वो मिलिशिया भारतीय सेना का एक हिस्सा है, भारतीय सेना उसका सेना है, वो ये उसका एक प्राइड है, एक गौरव है। तो इसी तरह से असम राइफल का जो इतिहास है, इसको देखते हुए हमारा जो अगर नेतृत्व अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो निश्चित तौर पर जो है इस होता तो अभी तक ये बन गया होता। ये आप देखो, ये डीजी बनाई जो लेखराज सिंह पंवार थे, ये गृह मंत्रालय से इसके प्रमुख थे, ये देखते थे इसको। और ये जो है लेखराज सिंह पंवार ने जब देखा कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने इंसर्जेंसी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा इंसर्जेंसी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो है कन्वेंशनल वार में भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ भी डिटेल रह रहे हैं एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका प्रपोजल बनाया, जो कि लेखराज सिंह कुंवर कोई, देखो, गृह मंत्रालय, खुद गृह मंत्रालय में थे, और
वो गृह मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने बोला नहीं, यह जायज़ नहीं है, यह संवैधानिक नहीं है, यह मानवतावादी नहीं है, इसको आर्मी की सुविधा मिलना इसको बहुत ज़रूरी है। तो सभी ने देखा उसको, उन्होंने देखा कि भाई इस कैटेगरी के लोगों ने जो है इस फौज की जो क्या क्या कारनामे देखे उन्होंने कि भाई कहाँ डिटेल रही फौज, कहाँ उन्होंने भाई जहाँ भी दिया एक अनुशासित काम किया है उन्होंने, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चाहे आतंकवाद क्षेत्र हो, दो ही जगह पर फौज काम करती है, या तो तीसरा फिर पीस में रहती है। तो पीस तो उनके लिए जम्मू कश्मीर में, जब वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ से चीन बॉर्डर है, तो उनको असम राइफल की तरह ही है भाई, पीस कहाँ से मिल जाएगा उनको। अब होम पोस्टिंग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जो बाहर के जो दक्षिण भारत के हैं, उत्तर भारत, ये पश्चिम भारत के हैं, तो उनको कहाँ से होम पोस्टिंग मिलेगी। तो न उनको जो है उनका सही जो है जो उनको अलाउंसेस, पेंशन, वेतन, प्रमोशन का जो उनका जायज़ हक दिया जा रहा था, ना उनको। तो लेखराज कुमार ने यह प्रयास किया जो कि एक, और उनकी उसके साथ साथ ही जो खुशीदा नाम का जो एक स्वयं सेवक था उसमें, और खुद ही वो हालांकि और भी थे उसमें, संस्था बनाई थी, बीड़ी खायर नाम का व्यक्ति था एक, उसने सोसाइटी बनाई थी और केस भी दायर कर रखे थे, कई कोर्ट होटू में वो थे, लेकिन अंत में जो ये हुआ कि कोई केस द्वारा उनका ये नहीं हुआ। सब जब कैबिनेट की सीसीएस की मीटिंग हुई, सीसीएस जब लेखराज कुमार ने जो ये प्रपोजल दिया कि भाई मिलिशिया, जम्मू कश्मीर मिलिशिया को आर्मी बनाना है या इसको आर्मी की पूरी सुविधा देनी है, फैसिलिटी देनी है, और जो भी इसमें संभव है, तो जो कैबिनेट सीसीएस की मीटिंग बैठी और फटाफटी काम हो गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है, सबसे बड़ा होता है नेतृत्व। और दूसरी बात है कि एकता, जो उनके जो भूतपूर्व सैनिकों में भी एकता थी, और उन्होंने भी जो जायज़ पॉइंटों के लिए उकसाया, हालांकि मतलब अपना पूरा योगदान दिया। हालांकि कई लोग और ऐसे थे कि उनका एजेंडा कुछ और था और करते कुछ और थे, बोलते कुछ और थे, और कुछ अपने फ़ायदे के चक्कर में रहते थे, अपनी जेब के फ़ायदे के चक्कर में रहते थे। वो चाहते थे कि ये बने ही नहीं और हमारी जो है जेब में पैसा आते रहे वो। लेकिन और कुछ ही लोग थे ऐसे, और लेकिन उनको खुद ये पता नहीं था कि ऐसे थे वो, कि खुद उन्होंने अपना ऐसा करके कुछ पैसे के लिए, देखो कुछ पैसे के लिए अपना फोर्स का जो इंसान इतना बड़ा स्वाभिमान खो देता है, अपना इतना जो है जो प्रमोशन, पेंशन इत्यादि का जो भूतपूर्व सैनिक सुविधा का वो खो देता है, लेकिन कुछ पैसे उनको मिल रहे थे तो वो चुपचाप उसको ही अपने स्वाभिमान को बिक्री कर रहे थे। तो ये मलेशिया, लेकिन लेखराज पवार ने कहा, साहब ने कहा, कर्नल साहब ने, ये नहीं होगा, मैं गृह मंत्री साहब से मिलूँगा, मैं जो है रक्षा मंत्री साहब से मिलूँगा और प्रधानमंत्री साहब से मिलूँगा। और उन्होंने कहा कि एक आप सभी ट्रेड वर्गों की, और उसमें ज़्यादा संख्या जीडी की होती है, तो जीडी के ज़्यादा प्रतिनिधि
मिला करके और सभी क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, SKT, फार्मासिस्ट, अन्य ट्रेड, सिग्नल, साइफर, सभी के प्रतिनिधियों का एक उन्होंने कहा कि डेलीगेशन बना के लाओ और वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। उस डेलीगेशन को हम मीटिंग में, CCS की मीटिंग में बुलाएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे। वो डेलीगेशन गया और उसमें महत्वपूर्ण लोग गए जो असम राइफल की, जो मलेशिया की जो वास्तविक समस्याओं को जानते थे, जिन्होंने सचमुच उस बॉर्डर में काम किया था, उन आतंकवाद क्षेत्रों में काम किया था, दशकों तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल से ऊपर, जिन्होंने लगातार ऑपरेशनल एरिया में और -डिग्री टेम्परेचर में काम किया था। 10 साल तक वो ऐसे क्षेत्रों में पड़े थे, दशकों तक। ऐसे लोगों को का डेलीगेशन बना के लाने को कहा गया और लेखराज कुंवर ने तब यहाँ से ऐसा डेलीगेशन बना और बनाया गया और उसकी मीटिंग हुई, CCS की मीटिंग हुई और जम्मू कश्मीर मलेशिया को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बना दिया गया। तो दोस्तों, सभी का मौलिक हक है। ये सच है कि असम राइफल में भी मलेशिया की तरह ही विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि सबका सभी का, जैसे देश के प्रधानमंत्री का नारा है, स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और तो इस प्रकार जब देश एक सुधारवादी, रिफॉर्मवादी सोच है, तो फिर असम राइफल का अभी तक उद्धार क्यों नहीं हो पाया है। तो ये एक गंभीर विचारणीय विषय है और इसलिए अभी हमें जागना है। अभी भी समय है कि हमें एक मंच में आना है एकतापूर्वक। और हमारी संस्था है और हमारे जो संस्था के जनरल सेक्रेटरी है, अब वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सब ने उनको सही राय भी देनी है। और यदि वो कहीं पर अगर सही नहीं चल रहे हैं, अगर असम राइफल को किसी को लगता है कि वो अंधकार में ले जा रहे हैं गलत, तो अपनी बात को मिल करके एकतापूर्वक अपने पॉइंट उन्हें देने हैं और बताना है कि असम हमने इतनी मेहनत की है और यहाँ पर यह गलत हो रहा है, यहाँ पर आपने इसमें रिफॉर्म लाना है, सुधार लाना है। तभी ये असम राइफल के जो आत्मसम्मान, स्वाभिमान को हम पुनः वापस लौटा पाएंगे। वरना असम राइफल का जो है, अब देखिए आप, ये कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई है जो आशा में लगे थे कि हमारा जायज़ हक मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप में आ रहा है, व्हाट्सएप में दिया जा रहा है। और क्योंकि आजकल जगह जगह व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, पता चल जाता है कि कहाँ पर किसका क्या हुआ। तो दोस्तों, ये है असम राइफल और मलेशिया की ये चर्चा में जो इन दोनों का जो इतिहास है वो एक जैसा है, हमने आपको बताया। और इसमें आने वाले समय में हमें असम राइफल के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए और असम राइफल के जो लोगों के त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान और असम राइफल के नाम को ऊंचाई में ले जाने के लिए असम राइफल को रक्षा मंत्रालय की वो सारी सुविधाएं दिलाने के लिए और इसको हो सके तो पूरी तरह मलेशिया की तरह ही आर्मी इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने के लिए हमें एकतापूर्वक एकजुट होना पड़ेगा। हमको सच का साथ देना होगा। हमको छल कपट और तुष्टीकरण
की राजनीति नहीं करनी होगी हमको, क्योंकि पैसे के लिए इंसान सब कुछ कर जा रहा है। पैसा उसको पता है कि भाई पैसे को हम साथ नहीं ले जा सकते। कल परसों सबको पता है कि सब ने इस दुनिया से चले जाना है, क्योंकि कफन में कभी जेब नहीं होती है। इसलिए पैसे को ही महत्व मत दें, न दें। असम राइफल के जो त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के इतिहास को हमेशा याद रखते हुए अपनी फोर्स के स्वाभिमान को, फोर्स के नाम को का डिग्रेडेशन करने का प्रयास न करें। जो भी लोग इसमें अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बिना जो है संगठन के सभी महत्वपूर्ण लोगों की राय के बगैर डिसीज़न ले रहे हैं, आने वाले समय में हमारे हजारों जो युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, तो ये जब संगठन बनाएंगे, जब कोई गलत चला हुआ है तो उनको इसका इतिहास का पता चलेगा। वो तो बनाना है, उन्होंने आना है। 2024 से अभी शुरू हो जाएंगे, 2004 के भर्ती के बाद भी, और 2004 के भर्ती के बाद वालों को तो शायद पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो और इससे पहले के भी, 2004 से पहले के भी काफ़ी लोग 20 साल 25 साल के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट आने को मजबूर होंगे, क्योंकि जब हमारे समय में हम लोग 80 से 90% लोगों में हम सब कुछ हमने जो है हमारे पास हमने जो है सभी ड्यूटियां करी, जहां पर भी डिटेल, चाहे ऑपरेशन साइड से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय -डिग्री टेम्परेचर में हो, चाहे एजुकेशन साइड से हो, ऑफिशियल साइड से, सभी काम करने के बावजूद भी हम खुद मजबूर हो गए। फर्स्ट क्लास मैप रीडिंग के बाद भी, एक अव्वल अपना सर्विस रिकॉर्ड के बाद भी खुद हम मजबूर हो गए वॉलंटियर रिटायरमेंट। और यहाँ आने के बाद 10-15 साल, 12-15 साल हमने सेल्समैनी का काम करके, और बहुत सारे हमारे साथियों ने एक सिविल में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया। बहुत सारे लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उसमें असम राइफल को यहाँ पर 60 साल, सभी को पता है कि 60 साल की सर्विस है, लेकिन 60 साल 90% आदमी कर नहीं पा रहा है, ये कोई नहीं बोलता था। इसलिए मैंने भी जब यहाँ पर आने के बाद कई जगह देखा, जो भारतीय जो सर्विस सिलेक्शन कमीशन इत्यादि में भी हम हाई स्कूल से ऊपर वाले कई लोग MOD से जो है आज बैंक में बड़े बड़े पदों में है, बैंक मैनेजर के पद पर है। कई सर्विस सिलेक्शन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंदर बड़े बड़े अधिकारी हैं, हाई स्कूल इंटर पढ़े हुए लोग, क्योंकि 17 साल वहाँ करी, 15 साल वहाँ करने के बाद आने के बाद वहाँ चले गए। उनको वो जायज़ है, उनका हक है भाई, वहाँ तो ऐसी पॉलिसी है, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन उनको DSC की सुविधा भी मिलती है, अच्छी बात है और मिलनी चाहिए देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए जवान को। लेकिन असम राइफल का जो सैनिक, जो कि लगातार दशकों तक ऐसे खतरनाक आतंकवाद क्षेत्रों में आतंकवादी लड़ाई लड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय कठिन सीमाओं की रक्षा करता है, उसके लिए वो जब 20 साल लगातार जंगल में 25 साल 30 साल के बाद आता है, तो उसके लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक देश की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। तो मैं आज ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी मुझसे बात करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। तो इस पर बात करें, अधिक चर्चा करें। हम अरेवा AI संस्था के साथ हैं, अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब और अरेवा के पदाधिकारी, अफसर साहब, JCO साहब और सेक्रेटरी साहब लोग, जो भी अध्यक्ष साहब लोग, जो भी
सही दिशा में इसको काम कर रहे हैं, इसको ले जाएंगे तो हम उनका पूरा सहयोग देंगे। और लेकिन कहीं पर हमें लगेगा कि भाई ये गलत जा रहा है, ये सही नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर हम ज़रूर अपनी बात को कहने से, बताने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे लोगों को, हमारी फोर्स के लोगों को इस सिस्टम के अंदर उनका जीवन अंधकार में भटक गया है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का भविष्य खराब हो गया है और उनको अब जायज़ हक मिले। अब वो तो जो चले गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक रास्ता है कि आसाम राइफल को यदि रक्षा मंत्रालय की तरह सुविधाएं, पेंशन, वेतन, प्रमोशन, बेनिफिट, भले पैसा जो संवैधानिक जो है, जो लोकतांत्रिक है, जो मानवतावादी नैतिकता वो तो मिलेगा, लेकिन सबसे पहले सिस्टम में सुधार बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में फिर मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और एकतापूर्वक असम राइफल के इस गंभीर जटिल समस्या के समाधान के लिए और क्या हो सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझसे भी बात करें, और अरेवा के जो पदाधिकारियों को अपनी अपनी सही राय दें, और कोई ये गलतफहमी में न रहें कि देखो पैसे का लोभ लालच बहुत बुरी बला है। मैं किसी को डायरेक्ट बेइज्जती करना, किसी की बदनामी करना उचित नहीं समझता। इसलिए जो लोग भी ऐसे असम राइफल के इस सिस्टम से संबंधित लोग इस वीडियो देख करके असम राइफल की लोगों की दशा देख करके, उसको महसूस करके खुद ही असम राइफल में सुधार करने के लिए आगे, इस रिफॉर्म लाने के लिए इसमें आगे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।